में खलीफा इसी तरीके से आते गए, एक के बाद एक खलीफा आए। तो दोबारा सुन के पूरा कर लेना। अब तो दोबारा नहीं बोल सकूंगा, याद ही नहीं कि कहाँ पर क्या सोचा, क्या लिखा। खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन एक ही अलग अलग समझा, पर मुस्लिम गांधी से क्यों नाराज होने लगे ये समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक ही है कि अलग है? ठीक है, तो मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, पहले सुन लो। खलीफा मुसलमानों का नेता बन के आया पैगंबर के बाद। तो शुरुआती दौर में मुसलमानों का एक बड़ा विस्तृत साम्राज्य बना और पूरे साम्राज्य का धार्मिक और राजनीतिक सभी प्रकार का नेतृत्व खलीफा ही करता था। अब उसके बाद फिर दूसरी बात आती है कि थोड़ा स्पीड तुम लोग ही बढ़ाओ यार, देखो क्या है। नहीं सर मैं पूरा लिख लिया हूँ, लेकिन आज हैंडराइटिंग बहुत खराब हो गई। कोई बात नहीं, हैंडराइटिंग वगैरह तो ठीक ठाक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यदि बहुत धीमा लिखा होगा ना तो बहुत टाइम लगता है, और तब लिखाने के प्रति ही आदमी उदासीन हो जाता है। तो थोड़ा स्पीड अपना बढ़ाया करो, और समझा तो देता हूँ पूरा को, इसलिए भाषा यदि टूटे भी तो विषय पकड़ना है, क्योंकि मेरी भाषा तो वैसे भी तुम एग्जाम में नहीं लिखोगे, एग्जाम में तुम अपनी भाषा लिखोगे। आगे बढ़ो, विषय पर बढ़ते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये खलीफा बहुत विस्तृत इलाके पर शासन करते थे। बाद में फिर अलग अलग इलाकों में मुस्लिम सुल्तानों का आगमन हुआ, और सुल्तानों ने अपनी सत्ता का जब दावा ठोका तो खलीफा कमजोर पड़ गए, और खलीफा जब कमजोर पड़ गए तो खलीफा का पद धीरे धीरे महत्वहीन हो गया। किंतु एक दूसरी जो धारा उभरी हुई है कि किसी किसी ताकतवर सुल्तान ने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया, ताकि वह मुसलमानों का राजनीतिक नेतृत्व करने के अलावा धार्मिक नेतृत्व करता भी हो जाए, इससे उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। तो अब कोई सुल्तान जिस इलाके पर रूल करता है उस इलाके का राजनीतिक प्रधान है, लेकिन खलीफा होने के नाते जो उसके राज्य क्षेत्र में नहीं आते हैं उन मुसलमानों का भी वो धार्मिक प्रधान। और मुसलमानों के बीच में धार्मिक और राजनीतिक का डिवीजन नहीं है, बिल्कुल डिवीजन नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि जीवन जीना है इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक जीवन जीना है। इस्लाम की व्याख्या करने वाला अंतिम व्याख्याता कौन होगा? खलीफा होगा। तो खलीफा को यदि आप अपना नेता मानेंगे तो उस खलीफा के दुश्मन को अपना दुश्मन मानेंगे। अब यही कहानी चल रही है कि जब समझ युद्ध हुआ तो अंग्रेजों के खिलाफ तुर्की का सुल्तान लड़ रहा है जो अपने खलीफा भी कहता है। तो फिर जहां जहां भी खलीफा के प्रति आस्था रखने वाले लोग थे उन सब ने अंग्रेजों के खिलाफ या फ्रांसीसियों के खिलाफ जो प्रथम युद्ध में एक साथ थे उनके खिलाफ संघर्ष किया। भारत में हम अंग्रेजों के खिलाफ के आंदोलन की कहानी पढ़ रहे हैं, हम देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के पहले 6, 7 दशकों तक मुसलमान सामान्यतः अंग्रेजों के विरोध में थे और उनके खिलाफ जो आक्रामकता दिखती है सबसे ज्यादा आक्रामकता दिखती है वहाबियों में। लेकिन जब हम 8वें दशक में आते हैं तो अलीगढ़ का उभार शुरू होता है। अलीगढ़ के उभार के साथ में हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश के बीच में कोई नजदीकियां नहीं। अलीगढ़ वालों ने मुसलमानों को यह समझाया कि अंग्रेज हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमको अंग्रेजी सभ्यता और सरकार इन दोनों का सम्मान करना चाहिए। यदि हम अंग्रेजी सभ्यता को सीखेंगे तो धर्म के स्तर पर हम कुरान को लेकर आगे बढ़ेंगे और नई रोशनी में ज्ञान विज्ञान के साथ जुड़कर हम अपना ज्यादा विकास कर पाएंगे। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि सरकार हमारी दोस्त है, हमारी मांगों को सुनेगी, हमारी मांगों को मानेगी। शुरुआती दौर में अंग्रेजों से मुसलमानों को ज्यादा घृणा थी, इसलिए क्योंकि अंग्रेज यानी कि पहले सत्ता ज्यादातर तो मुसलमानों के हाथ में थी। सत्ता के अलावा उनकी ये भी मान्यता थी कि उनकी संस्कृति श्रेष्ठ है, उनका धर्म श्रेष्ठ है। तो वो लोग अपने आप को सुपीरियर माने हुए थे और उनकी सुपीरियरिटी को खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने। तो इस वजह से अंग्रेज और मुसलमान के बीच में जो टकराव था वो हिंदू और अंग्रेज की तुलना में ज्यादा था। अब हिंदू और अंग्रेज के बीच में भी टकराव था, लेकिन वो टकराव जो मुसलमानों का था अंग्रेजों को वो ज्यादा गहरा, क्योंकि हिंदुओं से तो सत्ता मुसलमानों ने बहुत पहले छीन लिया था और उनकी संस्कृति को भी 2 दर्जे की संस्कृति करार दिया था। उनके साथ में सांस्कृतिक भेदभाव भी किया, उनके मंदिर भी तोड़े थे। अब ये बात आपको अपने आप समझ में आएगी कि हिंदुस्तान में ईरान की भाषा जो थी वो राष्ट्रीय भाषा, इसी भाषा तो राष्ट्रीय भाषा नहीं थी। अब हिंदू भी आगे बढ़ने के लिए फारसी सीख रहे हैं। अब आगे बढ़ने के लिए फारसी सीख रहे हैं हिंदू भी, तो इसका मतलब समझ सकते हैं आप कि कहीं कहीं भेदभाव चल ही रहा था। अब उन मुसलमानों से जब सत्ता छीनी गई तो उनको ज्यादा नाराजगी हुई, ज्यादा गुस्सा आया उनको। लेकिन सत्ता छीन जाने और नई व्यवस्था के पुनः स्थापित हो जाने के बाद धीरे धीरे उनको एक बात समझ में आ गई कि अब वो जो दिन थे वो हवा हुई, अब बयार बदल चुका है। हमें अब नई राजनीतिक सच्चाई को मान लेना चाहिए, अंग्रेजों को शासक मान लेने में ही अब भलाई है। और इसके तहत उनको यह भी बात कही गई कि भाई हिंदू बहुमत में है, तुम अल्पमत में हो। बहुमत हिंदू से यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो, यदि तुम अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपनी जान की, अपने माल की, अपने मान सम्मान की रक्षा चाहते हो तो अंग्रेजों को दोस्त बना। सरकार तो नहीं की, अंग्रेजों से दोस्ती की उम्र में अंग्रेजी सरकार भी इनकी इस बात को हवा देती थी। अब इसका नतीजा ये निकल के आता था कि राष्ट्रीय आंदोलन से मुसलमान प्राय दूर रहते थे। कांग्रेस के गठन के बाद में मुसलमान नेताओं को कुछ हद तक जोड़ने की कोशिश की गई, जैसे बदरुद्दीन तैयब जी को बुलाया गया, उन्होंने नारा लगाया कि ज्वाइन कांग्रेस। लेकिन दूसरी तरफ सैयद अहमद खान कह रहे थे कि डोंट ज्वाइन कांग्रेस। वो तो कह रहे थे कि हिंदू तुम्हारा दोस्त हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, उसके साथ में तुम ईद और दिवाली की मिठाइयां शेयर कर सकते हो, पॉलिटिकली यू डू नॉट ज्वाइन एनी एसोसिएशन वेयर यू आर एसोसिएटिंग विद हिंदूज। मुसलमानों की अपनी राजनीति होनी चाहिए, उनको एक पॉलिटिकल मोर्चा बनाना चाहिए और उस पॉलिटिकल मोर्चा को ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रखना चाहिए। ऑल द मुस्लिम्स शुड कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वन पॉलिटिक्स एंड दैट वन पॉलिटिकल अम्ब्रेला शुड बी लॉयल टू द ब्रिटिश। और इसके बदले में ब्रिटिश सरकार से मांग करते थे कि आप हमको कुछ विशेष सुविधाएं दिया करिए। और वो जो कुछ विशेष सुविधाओं की मांग होती है उसके अंतर्गत यह बात होती है कि वो कहते हैं कि मुसलमान को उनकी संख्या के अनुपात में सुविधाएं मात्र नहीं दी जाएगी। हम चूंकि शासक वर्ग के लोग रहे थे तो हमको हमारी संख्या से ज्यादा सुविधा देनी चाहिए। अब इस बात में आपको बड़ी खुली हुई मुस्लिम परस्ती और सांप्रदायिकता नजर आ जाएगी कि हमको ज्यादा मिलना चाहिए। और दूसरी बात इसलिए क्योंकि हम शासक वर्ग के हैं, हमारे हाथ में पहले सत्ता है। ऐसी बातों को कोई सरकार तभी स्वीकार करेगी जबकि उस सरकार को आपकी राजनीतिक मित्रता जरूरी लगे। और अंग्रेजों ने इस बात को हवा भी दिया।
तो आपको ये बात समझ में आने को है कि मुसलमान और अंग्रेज के बीच में निकटता बढ़ाने की कोशिश किया इन सब लोगों ने। तो बाद में मुस्लिम लीग जब बना तो वो भी सरकार के प्रति वफादार ही रही। लेकिन 1912 ईस्वी से बयार में कुछ बदलाव आने लगा था। वो क्या बदलाव आया? तो यह कि मुस्लिम लीग ने डिमांड किया कि हमको स्वराज चाहिए। अब स्वराज की मांग यदि आप करेंगे और सरकार स्वराज देना चाहती नहीं, तो स्वाभाविक रूप से आपकी मांग और सरकार की ख्वाहिश के बीच में एक खाई होगी, और वो खाई जब होगी तो आपके बीच में टकराव होगा। दूसरी बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो तुर्की का सुल्तान लड़ रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, तो खलीफा के समर्थक जो थे वो भी सरकार के विरोध में खड़े होने लगे। तीसरी बात यह है कि जब मुस्लिम लीग ने भी कहा कि हमको स्वराज चाहिए, कांग्रेस ने भी कहा कि हमको स्वराज चाहिए, तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक दूसरे के करीब लाने का प्रयास किया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक दूसरे के करीब लाने का प्रयास किया, और इसी प्रयास को हम जानते हैं लखनऊ समझौता के माध्यम से, लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट में क्या बात हुई कि कांग्रेस ने अपनी ओर से मुस्लिम लीग को यह कहा कि हम पृथक निर्वाचक मंडल की आपकी मांग को स्वीकार कर लेते हैं, यानी कि हम जब स्वराज पाएंगे, सरकार हमारी होगी, सत्ता हमारे हाथ में आएगी, तो तब भी जो संविधान बनेगा उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके बदले में आप और हम अब दोनों आपस में झगड़ा टंटाबाजी छोड़ते हैं और मिलजुल के स्वराज की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। ये जो प्रस्ताव था कांग्रेस का, उसको एक्सेप्ट कर लिया मुस्लिम लीग ने। इसी को क्या कहते हैं? लखनऊ समझौता। इस लखनऊ समझौता का जो मूल शिल्पकार है वो कौन है? तो एक तरफ से तिलक जी हैं और दूसरी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना। अब इस लखनऊ समझौता के बाद आपको लगेगा कि कांग्रेस और लीग दोनों करीब आ रहे हैं। अब इसी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि हमें 1914 से 18 के बीच में चलने वाली जो क्रांतिकारी राजनीति है वहां भी एक खास बात नजर आने को है। इस दफा गदर पार्टी का जो आंदोलन चला है, या जो जिमरमान योजना के तहत क्रांतिकारी गतिविधि को विकसित करने की कोशिश की गई है, उसमें भी हिंदू और मुसलमान साथ। गदर पार्टी वाले बड़ी मुखर तरीका से सेकुलर पॉलिटिक्स करते थे, जबकि उसके पूर्व की राजनीति पर ध्यान दो तो आपको ये बात समझ में आए कि पंजाब के सबसे आक्रामक राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे लाला लाजपत राय, जो आगे चलकर हिंदू महासभा का अध्यक्ष। या महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी धारा चलती थी, उस क्रांतिकारी धारा में सबसे प्रमुख धारा का नाम है अभिनव भारत, जिसके नेता वीर सावरकर थे, जो हिंदुत्व आधारित राष्ट्रवाद की बात लेकर आए थे, और बाद में वो भी हिंदू महासभा का अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद फिर बंगाल में भी जो क्रांतिकारी धारा चली, उसमें अनुशीलन समिति की धारा जो थी, उसमें भी हिंदू एलिमेंट की प्रधानता थी। उस सब में राष्ट्रवाद है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत मुसलमान का लगाव नहीं हो रहा। तो मुस्लिम और हिंदू नेशनलिस्टी को मिलाकर एक भारतीय नेशनलिटी बनाने की जो एक कोशिश नजर आती है हमको गदराइट्स में या जिमरमान वालों में, वो हमें नहीं नजर आई इसके पहले की अन्य क्रांतिकारी धारा। लेकिन गदराइट्स में और जिमरमान में है, तो हम कह सकते हैं कि इस दौर में हिंदू मुस्लिम एकता को बल देने वाला एक मंच वो भी है। यह वो पृष्ठभूमि है कि जिसमें गांधी को लगता है कि बयार बदल रहा है, और बदलते हुए बयार में हम एक बहुत बढ़िया बाजी खेल सकते हैं। और वो ये कि यदि हमने देश के मुसलमानों को यह मैसेज दे दिया कि हिंदू का बहुमत तुम्हारे लिए संकट का कारण नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे संकट में हिंदू, तो इसका फायदा यह होगा कि आशंका और अलगाव एवं टकराव की जगह पर लगाव और आपसी सहयोग का विकास होगा। और इसके साथ दूसरी बात यह हो जाएगी कि लोगों को यह बात समझ में आ जाएगी कि तो प्रतिपक्षी कौन है? तो ब्रिटिश है। तो पता चलता है कि पूरे गेम में मुस्लिम एंड ब्रिटिश का जो संयोजन है उसकी जगह पर हिंदू एंड मुस्लिम का संयोजन हो जाएगा, और दिस हिंदू एंड मुस्लिम संयोजन विल ब्रिंग द ब्रिटिशर्स इनटू द अपोजिशन टू टेकल विथ। और उस अपोजिशन के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ेंगे, देन सर्टेनली वी विल विन विद द फ्लाइंग कलर्स। इस तरह की कहानी गांधी के दिमाग में चल रही थी। गांधी ने इसी उम्मीद के साथ में खिलाफत कमेटी वालों को कहा कि आप असहयोग आंदोलन शुरू करिए और हम आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार। और कांग्रेस को कहा कि आप असहयोग आंदोलन शुरू करिए और खिलाफत कमेटी के कौज का समर्थन करिए। मतलब जब हम सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो खिलाफत कमेटी वाले का अपना उद्देश्य है कि वो सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि मक्का मदीना के इलाके में वो कब्जा न करें, और हमारा अपना उद्देश्य हम स्वराज चाहते हैं। आप खिलाफत कमेटी के उद्देश्य का समर्थन करें, खिलाफत कमेटी वाले आपके उद्देश्य का समर्थन कर देंगे। तो खिलाफत कमेटी वाले जब आपके उद्देश्य का समर्थन करेंगे, यानी कि आपका उद्देश्य स्वराज, तो खिलाफत कमेटी वाले भी कह रहे हैं कि हम स्वराज की लड़ाई में समर्थन देते हैं, तो वो स्वराज की लड़ाई में योगदान दे रहे हैं और आप उनकी लड़ाई में योगदान कर दीजिए। दोनों के प्राइमरी पर्पस अलग अलग है, लेकिन मेरे पर्पस तुम सहायक, हमारे पर्पस हम सहायक, इस तरह की स्थिति आ गई। तो इससे क्या होगा कि एक नेता है, एक कार्यक्रम है, एक कार्यप्रणाली है, एक ही प्रतिपक्ष है, उसके खिलाफ एक ही जगह लड़ना है। तो सब लोग साथ में मिलेंगे, साथ में कार्यक्रम बनाएंगे, कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, जुलूस निकालेंगे, बहिष्कार करेंगे, और इस क्रम में सरकार गिरफ्तार करेगी, जेल भी जाएंगे। एक साथ मिलना जुलना, खाना पीना सब कुछ रहेगा। इससे क्या होता है कि दूरियां मिटेंगी, नजदीकियां बनेंगी, देश का निर्माण। ये गांधी के दिमाग का आइडिया है। तो गांधी के आइडिया को आपने समझ लिया, लेकिन अब इसका दूसरा पहलू है कि लोग इसके एक निगेटिव इंपैक्ट की भी आशंका से सावधान करते हैं, और वो कहते हैं कि मुसलमानों की आस्था भारत के प्रति नहीं, वो स्वराज की कांग्रेस की लड़ाई में समर्थन जरूर करते हैं, लेकिन उनकी प्राइमरी मांग को खलीफा के हित की रक्षा में नहीं रहना। और यदि खलीफा जो कि भारतीय नहीं है वो उनकी आस्था का केंद्र है, तो कल को यदि वो हिंदुस्तान विरोधी आदेश दे दे तो क्या होगा, हिंदुस्तान विरोधी प्रस्ताव दे दे तो क्या होगा। तो किसी भी मुसलमान को भारत के बाहर के किसी मुस्लिम एजेंडे का भागीदार नहीं होना चाहिए। यदि आप भारत के बाहर के किसी मुस्लिम एजेंडे का भागीदार बनते हैं, तो ये नेशन के दायरे को तोड़ते हुए मुस्लिम बंधुत्व की ओर बढ़ने की एक कोशिश है। और मुस्लिम बंधुत्व का मतलब हुआ कि आपका सूत्रधार हिंदुस्तान के बाहर कोई होगा, और वो यदि आपका नेता हो गया और उसी ने यदि हिंदुस्तान विरोधी मोर्चा खोल दिया तो क्या होगा हिंदुस्तान का, आप तो उसके साथ हो जाएंगे, और आप उसके साथ हो जाएंगे तो हिंदुस्तान का हित तो हानि का स्थिति में चला जाएगा ना। इंडिया विल बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन।
तो मैंने कहा कि निश्चित तौर पर गांधी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया था उसमें दो धारी तलवार वाली बात, और फिर देखोगे कि परिणाम क्या निकला। परिणाम ये निकला कि शुरुआती दौर में गांधी को इसमें अच्छी खासी कामयाबी मिली, मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन में भागीदारी किया, हिंदू मुस्लिम एकता के कई सारे उस समय के संकेत प्रतीक उभर आए। पंजाब में बहुत बड़ा इवेंट हुआ, वो ये कि सिखों का मुसलमानों के साथ में टकराव था मुगलों के समय से, और मुगलों और मुसलमानों में जो टकराव था, मुगलों और सिखों में जो टकराव था, उस टकराव का कारण था जहांगीर से लेकर औरंगजेब और उसके बाद के मुगल शासकों के द्वारा सिख गुरुओं और बंदा बहादुर आदि के साथ में किया जाने वाला अत्याचार। उसके बाद फिर रंजीत सिंह के समय में बहावियों ने रंजीत सिंह की सत्ता पलटने का प्रयास किया, ये कहते हुए कि ये सिख सत्ता है, हमको यहाँ मुस्लिम सत्ता स्थापित करनी। लेकिन अब 1920 के दौर में हम क्या देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि गुरुद्वारा जो गोल्डन टेम्पल वाला है, जो सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, उसके तोशा खाना जो उसका सबसे पवित्र जगह है, उसकी चाबी एक दिन के लिए दे दी गई सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू जो कांग्रेस के नेता थे, मुसलमान थे, उनको एक तोशा खाना की चाबी दे दी गई, यानी कि एक दिन के लिए उनको वहां के मंदिर का प्रधान बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ा सिंबल है, एक बहुत बड़ा सिंबल है। जैसे आप देखोगे कि एक दूसरा बड़ा सिंबल आपको यहाँ नजर आएगा कि जामा मस्जिद से इमाम साहब जो होते हैं, जो मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर होते हैं, इमाम माने लीडर होता है, इमाम बताते हैं लोगों को कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहता है इस्लाम आदि। तो जामा मस्जिद से तकरीर देना, माने उपदेश देना, प्रमुपदेश देना, इसका कार्य है, इसका अधिकार है। तो उस इमाम ने असहयोग आंदोलन के दौरान तकरीर देने के लिए इनवाइट किया स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद कौन थे? आर्य समाज के नेता। पीछे मैंने आपको आर्य समाज पढ़ाया है, तो आर्य समाज में हमें देखने को मिलता है कि वेद की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने में उन्होंने इस्लाम की भी आलोचना किया है। तो आर्य समाजियों के बीच के एक प्रमुखतम नेताओं में से एक को यदि जामा मस्जिद से बुलाया गया है उपदेश देने के लिए, ये जाते हैं और वो बुलाते हैं तो बर्फ तो पिघल रहा है ना कहीं। एक ने बुलाया, दूसरे गए, तो बर्फ तो पिघल रहा है। इस तरह की बात आपको नजर आएगी। बाकी मैंने बता ही दिया कि आंदोलन में एक ही साथ रहते हैं, खाना पीना भी चलता है, यहाँ भी बर्फ पिघल रहा है। ये बता ही दिया कि आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी भी बहुत ज्यादा हुई, यहाँ भी बर्फ पिघल रहा है। सरकार से दूरी मुस्लिम की बढ़ रही है, कांग्रेस से नजदीकी बढ़ रही है, हिंदू से नजदीकी बढ़ रही है। आपको इस तरीके का एक बड़ा नारा अभी नजर आएगा। इस नारे का पॉलिटिकल वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, कितना महत्वपूर्ण होगा आई डू नॉट नो, लेकिन हो सकता है। अब देखोगे कि 2012 के दौर में, 12-13 एग्जैक्टली मुझे साल याद नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में जाट मुस्लिम दंगे शुरू हुए, और जाट मुस्लिम दंगों में बहुत अधिक करवाहट आ गया, और उस करवाहट ने राजनीति को एक खास तरह की दिशा दिया। अब सोसाइटी को विशेष रूप से उसने डैमेज किया। राजनीतिक दल में से तो कोई दल आ जाए सत्ता में, कोई दल चली जाए सत्ता से, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़े प्रभाव पड़ते हैं, ज्यादा नहीं पड़ता है। लेकिन समाज के अंदर करवाहट बहुत हानिकारक चीज होती है। अब देखते हैं कि जो किसान आंदोलन के एक नेता है, वो जो क्या नाम है उनका, वो नारा लगा रहे थे कि अल्लाह अकबर, हर महादेव। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या और प्यारे को गांधी का संरक्षण, इसको क्लियर कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि गांधी का संरक्षण मिला, ये सब मतलब ये सब फेसबुक और व्हाट्सएप पर पढ़ी हुई बातों का जवाब देना असंभव है। फेसबुक और व्हाट्सएप पर पढ़ी हुई बातों का जवाब देना संभव है, उसमें तो हजारों फैक्ट आ जाएंगे और जिसमें पूरा पूरा टाइम चला जाएगा। मैं सिर्फ उससे बात को टॉपिक पे ही रखूंगा, उधर उधर की बात नहीं करूंगा। मतलब की बात यह है कि नारा ये लगाया गया, जो राकेश टिकैत है वो कहते हैं, उनके पिता महेंद्र टिकैत पहले लगाया करते थे नारा कि अल्लाह अकबर, नीचे हर हर महादेव। मतलब ये हिंदू मुसलमान के बीच के आपसी तालमेल थे कि हम अल्लाह अकबर कहने में संकोच नहीं करते हैं, तुम हर महादेव कहने में संकोच मत करना। खिलाफत कमेटी पृथक निर्वाचक मंडल के नेता से लिंक रखते थे क्या सर? पृथक निर्वाचक मंडल का नेता कौन है यहाँ पर? अभी सुनो ना यार, तुम लोग अपने मन से इतना ज्यादा पूछने लगोगे कि हम जो टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। पहले सुन लो, और एक लिमिट के आगे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत अधिक गहन मेहनत मत जाओ। जितना मैं समझा रहा हूँ समझ लो तो चल जाना। खिलाफत कमेटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर संघर्ष किया, और संघर्ष के दौरान निकटता बढ़ रही। इस निकटता के बढ़ने के बाद हम अचानक एक झटका देखते हैं उसमें कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जिनको इस बात का ख्याल होने लगा था कि हमारे आंदोलन की कामयाबी के बाद फिर से इस्लामी सत्ता की स्थापना हो जाएगी। हमारे आंदोलन की कामयाबी के बाद, अभी आप लोग कुछ भी मत किया, मैं बोल रहा हूँ कंसंट्रेट करके, मैं टॉपिक गहराई में जा रहा हूँ। आप लोग एक लाइन आता है मैं इरिटेट हो जाता हूँ, आप लोग रुक जाइए ना। अभी बोलने के दौरान तुम लोग सुनते नहीं, वैसे पता मुझे क्या चलता है ना कि तुम लोग नॉन सीरियस है। जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो तुम उसको सुनो ना, पहले तुम अपने ही टाइपिंग लगे रहते हो। तुमको पता है कि मैं लिखूंगा 2 लाइन 3 लाइन, तो उसके बाद मेरा टाइपिंग करते हुए मेरा दिमाग कहीं चला जाएगा, उसके बाद मेरा लिंक टूट जाएगा। मैं तो टीचर हूँ फिर भी लिख लिया, तुम तो विद्यार्थी हो, तुम कैसे लिख लेते हो 4 लाइन उस दौरान जब मैं बोल रहा हूँ? वो होता नहीं है। तुम लोग इसीलिए पता चलता है कि बात नहीं समझोगे, कहीं कहीं सिराई टूट जाएंगी, चीजें नहीं समझ में आएंगी करके। मैं ये बोल रहा हूँ कि खिलाफत कमेटी के आंदोलन के दौरान कुछ मुसलमानों ने ये भी नारे लगाए, और कुछ मुसलमानों के बीच में ये भी अरमान जगे कि यदि आंदोलन कामयाब हो जाएगा तो हमारी मुस्लिम सत्ता फिर से स्थापित हो जाएगी। अब मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो एक बार फिर से हिंदुस्तान के अंतर्गत अपनी सत्ता स्थापित करने की कल्पना देख रहे थे। ये इस आंदोलन की कमजोरी। दूसरी बात यह है कि इस दौरान एक कहानी ये भी आ गई कि जब आंदोलन की गांधी ने वापसी किया तो खिलाफत कमेटी वालों ने कहा कि गांधी जी आंदोलन वापस करने के पहले हमसे पूछे क्यों? गांधी जी ने कहा कि आंदोलन की वापसी के पहले तो हमने किसी कांग्रेस कमेटी वाले से भी नहीं पूछा था। आपसे क्या पूछते? हम आंदोलन के नेता थे, हमको लगा कि आंदोलन वापस लेने की घड़ी आ गई, हमने वापस ले लिया। आपसे पूछ के वापस लेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ? हम नेता हैं, हम आपके रिप्रेजेंटेटिव मत थोड़े हैं कि आपसे पूछ के काम करेंगे। यदि हम नेता हैं तो हमको लगा कि आंदोलन वापस लेना चाहिए, ले लिया। इस बात पे गांधी की आलोचना कांग्रेस वालों ने भी किया और खिलाफत वालों ने भी किया। कांग्रेस वालों ने गांधी की स्ट्रैटेजी की आलोचना की। कांग्रेस वालों ने गांधी को गलत करार दिया, ये कहते हुए कि आपको आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए। लेकिन खिलाफत कमेटी वालों ने गांधी की नीयत की आलोचना की। अब ये देखो दोनों में अंतर, स्ट्रैटेजी की आलोचना और नीयत की आलोचना
में बहुत बड़ा फर्क हो गया। खिलाफत कमेटी वालों ने सीधा सीधा कह दिया कि आपने तो मुसलमानों का इस्तेमाल कर लिया अपने राजनीतिक आंदोलन के लिए। और यहाँ से गांधी के प्रति मुस्लिम समाज के बीच में जो लगाव था, जो स्वीकृति थी, उस स्वीकृति में कुछ कमी आने लगी। मुस्लिम लीग वाले नेता पहले से ही खिलाफत कमेटी वालों से अलग। मुस्लिम लीग खिलाफत कमेटी के आंदोलन में शामिल नहीं हुई, जिन्ना इस आंदोलन के विरोधी, उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अब समझ में आइए गांधी ने धोखा दिया। और सरकार वाले फिर वही बात उठाने लगे कि बात समझ में आई कि कांग्रेस वाले धोखा देंगे, दोस्त हमें तो दुश्मन है। यहाँ से देखोगे तो आपको ये बात समझ में आने को है कि सरकार के विरोध में अंग्रेज, सरकार के विरोध में मुसलमान खड़ा करने की कोशिश, हिंदू और मुसलमान को एक साथ खड़ा करने की कोशिश फिर भटक जाती है। क्योंकि सरकार ने यह कह दिया कि हम धीरे धीरे स्वराज देंगे, तो लीग वाले उसी धीरे धीरे स्वराज के प्रस्ताव से सहमत हो गए। लीग वाले धीरे धीरे स्वराज मिल जाएगा के प्रस्ताव से सहमत हो गए, तो ऐसी स्थिति सरकार के साथ उनकी दोस्ती बन गई। खिलाफत कमेटी धीरे धीरे निष्क्रिय हो गई, निष्प्राण हो गई, क्योंकि पेरिस की स्थिति को जो करना था उन्होंने किया। तो एक खास उद्देश्य से उसका गठन हुआ था, उस उद्देश्य के आधार पर जब गठन हुआ तो उनका वजूद धीरे धीरे अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि तुर्की के साम्राज्य को तोड़ दिया गया। तुर्की राज्य के अंदर मुस्तफा कमाल पाशा नाम का एक व्यक्ति गद्दी पर बैठ गया, उस व्यक्ति ने खलीफा के पोस्ट को खत्म कर दिया। अब कोई खलीफा बचा ही नहीं, किसलिए लड़ोगे? ऊपर से मक्का मस्जिद मदीना का जो इलाका था वो अंग्रेजों ने अपने अधीन लिया नहीं, वो मुसलमानों के अधीन रह गया। तो मक्का मदीना अंग्रेजों ने लिया नहीं, खलीफा का पोस्ट बचा नहीं, खिलाफत कमेटी अपने आप खत्म हो गया। यह शिकायत करते हुए गांधी ने उनको यूज किया था उनके लिए, मतलब वो अपने लिए। इस तरीके से ये दूरी दोनों के बीच बढ़ गई। कुल मिलाकर अब मैं कह सकता हूं कि खिलाफत कमेटी और कांग्रेस वगैरह की सारी बातें मैंने बता दी। ये याद रखिएगा कि खिलाफत कमेटी अलग है, मुस्लिम लीग अलग। अब मुद्दा यह है कि तुमने पूछा कि खिलाफत कमेटी वाले लोग क्या पृथक निर्वाचक मंडल की मांग का समर्थन करते थे? भैया खिलाफत कमेटी वाले लोगों की ज्यादा लंबी आयु नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं की, बहुत ज्यादा बहस नहीं किया है। लेकिन पृथक निर्वाचक मंडल को उन्होंने विरोध किया, ऐसी कोई बात नहीं नजर आती। नंबर 2, पृथक निर्वाचक मंडल के विरोध का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना, तब जबकि कांग्रेस ने 1916 में स्वीकार कर लिया। उससे पहले खिलाफत कमेटी और कांग्रेस का कोई तालमेल नहीं है। पृथक निर्वाचक मंडल को जब 1916 में कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, ये बात 1920 से किसी चल रही है, तो यहाँ पर पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर जब कांग्रेस ने विरोध नहीं, तो खिलाफत कमेटी को कहां से विरोध होगा? इस तरीके के प्रश्न की कोई बात नहीं बनती। कुल मिलाकर कहानी आपके सामने में स्पष्ट है कि अभी मैंने खिलाफत कमेटी का मुद्दा इतना गहराई से बताया, उसका कारण यह है कि जनरल स्टडीज ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है मेंस, जीएस ने 2 बार क्वेश्चन पूछा है मेंस में इसके ऊपर, इसलिए इसको जानना जरूरी है। अब चलिए देखो कि असहयोग आंदोलन को हम रिवाइज करना शुरू करें। ये असहयोग आंदोलन कब चला तो बिल्कुल क्लियर है, ये 1920 से 22 के बीच चला। कहां चला? तो ये अखिल भारतीय है, तो कहां चला ये बताएंगे नहीं। अखिल भारतीय है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह चल रहा है। उसके बाद अगला है नेतृत्व कौन कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है, गांधी जी कर रहे हैं। संगठन में कांग्रेस है, खिलाफत कमेटी है। और कार्यक्रम में क्या है? तो कार्यक्रम में यह है कि हमको असहयोग करना है। अब असहयोग करना है तो मतलब यह है कि अभी विधि का उल्लंघन नहीं होगा, अवज्ञा नहीं होगी, अभी असहयोग ही होगा। अवज्ञा बाद में आएगा। आंदोलन अहिंसात्मक रहेगा। हालांकि इसके अंतर्गत ये बात क्लियर है कि गांधी ने कहा था कि ये सत्याग्रही संघर्ष है, तो सत्याग्रह में कानून का उल्लंघन एक दौर में होना ही होना है, लेकिन वो अगले चरण में आएगा। ये पहला चरण है। पहले चरण में अहिंसात्मक तो रहेगा ही, असहयोगात्मक भी रहेगा। बाद के चरणों में भी अहिंसात्मक रहेगा, लेकिन असहयोगात्मक से आगे निकल जाएगा। बाकी कार्यक्रम क्या है? ब्रिटिश वस्तु का बहिष्कार, विचारधारा का बहिष्कार, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, न्यायपालिका का बहिष्कार, विधायिका का बहिष्कार, पदवियों का बहिष्कार। गांधी जी ने और कई सारे अन्य लोगों ने पदवियों का बहिष्कार किया। 1919 के चुनाव, 1919 के अधिनियम के चुनाव में शामिल नहीं हुए। कई लोगों ने अपना वकालत छोड़ दिया। सरकारी संस्थानों को छोड़कर कई लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान खोले, जैसे काशी विद्यापीठ, जैसे जामिया मिलिया, जैसे गुजरात विद्यापीठ, ये सब खोले गए। तो ये सब बातें तो समझ रहे हैं। और कुछ जो अन्य सृजनात्मक उपाय किए गए कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा को बल दिया जाए, चरखा को बल दिया जाए, अछूतोद्धार कार्यक्रम चलाया जाए, नशा विरोधी आंदोलन चलाया जाए वगैरह। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो इस पॉइंट के ऊपर मुझे लगता है कि आपकी बात क्लियर है और तब अगला मुद्दा है। और जब ये पॉइंट क्लियर है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि असहयोग आंदोलन की क्या विशेषता है। तो भाई क्षेत्रीय आधार व्यापक, क्षेत्रीय आधार व्यापक और क्या जनाधार व्यापक। इसके अंतर्गत मुस्लिम और कृषक इन दोनों की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो कि पिछले आंदोलन में नहीं थी। बाकी मध्यवर्गीय, युवा, महिला, मजदूर, इनकी भागीदारी पहले भी हो रही थी। इसके बाद देखोगे अब उनकी भागीदारी बढ़ गई है। युवा की, महिला की, मध्यवर्ग की, मजदूर की भागीदारी पहले तुलना बढ़ी, लेकिन भागीदारी पहले भी थी स्वदेशी आंदोलन में। इसमें एक विशेष बात है कि पूंजीपति वर्ग जो थे वो डिवाइडेड थे। कुछ पूंजीपति आंदोलन के साथ थे, कुछ पूंजीपति आंदोलन के विरोध। ये बात क्लियर। इसके बाद फिर इसके साथ में एक बात है, एक नेतृत्व मिल गया है, एक स्पष्ट कार्यक्रम आ गया है, एक स्पष्ट कार्यप्रणाली आ गई है, एक स्पष्ट विचारधारा आ गई है। आंदोलन का जनाधार बढ़ गया है, आंदोलन के पास पूरा संगठन मजबूत हो गया है। ये आंदोलन की विशेषता है। और क्या विशेषता है? तो यही असहयोगात्मक है, असहयोगात्मक सत्याग्रह, असहयोगात्मक सत्याग्रह। इसकी अभिव्यक्ति आपको उनके कार्यक्रम में दिखाई दे देगी, कार्यप्रणाली में दिखाई दे देगी। इतनी सारी बातें बता देंगे तो सारी विशेषताएं प्रकट हो जाएंगी। और जब विशेषता प्रकट हो जाती है तो इन विशेषताओं से आपको आंदोलन का परिणाम भी समझ में आएगा। पहले विशेषता मैंने समझा दिया, आपने देख लिया है, क्योंकि विशेषता का पॉइंट सारा लिखवा चुका हूं, तो यहाँ पर तो सिर्फ संक्षेप में पॉइंट ही बोलूंगा तो काम हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि आंदोलन कारण क्या है, खिलाफत वालों का क्या कारण है, बता चुका। कांग्रेस वाले का क्या कारण है, जालियांवाला बाग समझते ही हो, सरकार के वादा खिलाफ समझते ही हो, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि समझते ही हो। और उसके बाद में तो इन्होंने असहयोगात्मक तरीका ही क्यों चुना, ये भी समझा चुका हूं कि स्वदेशी की पृष्ठभूमि थी और सत्याग्रह का पहला चरण था, और कुछ रचनात्मक कार्यक्रम देश निर्माण और चरित्र निर्माण के लिए जरूरी थे। तो कारण का मुद्दा अपने आप समझ में आया। तब अगला मुद्दा है कि प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ा, असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। यदि प्रभाव की बात करोगे तो देखोगे कि प्रभाव की जांच की जाती है मांग के सापेक्ष, मांग के सापेक्ष, उसके बाद उद्देश्य के सापेक्ष, और उसके बाद
संघर्ष के सामर्थ्य के सापेक्ष। तीन ही कसौटियों पर प्रभावों की जांच होती है। मांग क्या है, उद्देश्य क्या है, और संघर्ष का सामर्थ्य कितना आपने विकसित किया। तो देखते हैं कि मांग की स्वराज, क्या सरकार ने इनको स्वराज दिया? नहीं। जब सरकार ने स्वराज नहीं दिया, इसका मतलब ये विफल है। विफल है। सरकार ने आपको स्वराज नहीं दिया तो आप विफल हो गए। तब हम कहते हैं कि उनसे आप विफल नहीं कर सकते। उद्देश्य क्या था? स्वराज। वेरी गुड। तो स्वराज की प्राप्ति के लिए आपको करना क्या है? संघर्ष। संघर्ष के सामर्थ्य को इस आंदोलन ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? सामर्थ्य ने वृद्धि किया। सामर्थ्य ने वृद्धि कर, कैसे कर सकते हो कि सामर्थ्य वृद्धि कर दिया? तो यही कि क्या इसके पहले के किसी आंदोलन का जनाधार इतना व्यापक था? क्या किसी आंदोलन का क्षेत्रीय आधार पहले इतना व्यापक था कि भारतीय हो जाए? क्या जनाधार इतना व्यापक था कि जिसमें कि मुसलमान, किसान और तमाम अन्य वर्ग के लोग भी भागीदारी करें? सबसे बड़ी बात है, आंदोलन गांव जाकर किसान भागीदारी करें, जो सबसे बड़ा आधार है। क्या किसी आंदोलन के पास में पहले एक स्पष्ट विचारधारा थी? क्या एक स्पष्ट कार्यक्रम, एक स्पष्ट कार्यप्रणाली थी? क्या उनके पास में पहले इतना मजबूत संगठन था? क्या इसके पहले एक सर्वमान्य नेतृत्व था? यदि नहीं था, और ये अब आ गया है, तो ठीक है, स्वराज नहीं मिला है, लेकिन स्वराज लड़ने की हमारी क्षमता तो बढ़ी है। स्वराज के लिए लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ी। इसीलिए एक हिस्टोरियन ने कहा कि पहले की तुलना में अब ये आंदोलन इतना मजबूत हो गया, हम कह सकते हैं कि पहले का आंदोलन बाल्यावस्था में था, अब का आंदोलन एडल्ट हो। नाउ द मूवमेंट हैज बिकम एडल्ट। तो अगला पॉइंट है कि गांधी जो रचनात्मक कार्यक्रम चलाते थे, वो कार्यक्रम भी तो चला, जैसे कि चरखा के कारण, या नशा विरोध के कारण, या महिला की उन्नति के कारण, या दलित के उद्धार के कारण समाज को बेहतरी मिली, राष्ट्र निर्माण को बल मिला। महिला पहले ज्यादा मजबूत हुई, क्योंकि जितना आंदोलन में भागीदारी करेगी उतना मजबूत होगी। दलित जितना आंदोलन भागीदारी करेंगे उतना मजबूत होंगे। तो राष्ट्र निर्माण का कार्यक्रम भी चल रहा है, समाज सुधार का कार्यक्रम भी चल रहा है, ये सब तो महत्वपूर्ण परिणाम है ही। नशा विरोधी आंदोलन चल रहा है, चरित्र निर्माण का बल हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा को बल मिल रहा है, ये सब तो हुआ। और अगला पॉइंट ये है, हिंदू मुस्लिम एकता को लाने की जो कोशिश की गई थी, वो कोशिश गांधी की बहुत सीमित कामयाबी के साथ में अंतिम विफल हो गई। हिंदू मुस्लिम की कोशिश जो गांधी ने किया था, उस कोशिश में गांधी कामयाबी नहीं। इसके साथ ही आज का क्लास खत्म हो जाएगा।